अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन पर तनकीद हो रही है। धांधली के इल्जाम लग रहे हैं। नताइज में गैर मामूली ताखीर पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। ताहम इस वक्त की सूरत हाल यह है कि 235 में से 205 यूनियन कमेटीज़ के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी 86 नशिस्तें जीत कर पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी 68 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है और तहरीक इंसाफ 37 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। नून लीग को भी 7 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है, जबकि मजीद 30 यूसीज के नताइज आना बाकी हैं। लेकिन अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक किसी भी जमात को वाज़े अक्सरियत नहीं मिली है और कोई भी जमात अकेले मेयर बनाने की पोजीशन में नहीं है। मगर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम लगा दिया है और नताइज में गैर मामूली ताखीर पर सवालात उठा दिए हैं। इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन पर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान, और उसके बाद इनसे जो बात होगी उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ नईम साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी से सईद गनी साहब, उनसे भी बात करेंगे। अनवर चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया और सारी कंट्रोवर्सी की जिम्मेदारी आप पर डाली जा रही है कि आप सही तरीके से सूरत हाल को मैनेज नहीं कर सके, इसलिए इल्ज़ाम लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में मैनेज किया गया। जिनकी यहाँ पर हुकूमत है, तकरीबन तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा आप पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। जी देखिए, मैं थोड़ा सा फिर आपको बैकग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा कि कराची में तकरीबन 4990 पोलिंग स्टेशन हैं और तकरीबन जो है 1230 हल्के हैं। जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के होते हैं, इस तरह यहाँ 1203 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। यहाँ तक कि 246 यूनियन कमेटीज़ हैं और उस हर यूनियन कमेटी में 5 कैटेगरी की सीट्स हैं। तो फॉर्म 11-12 की तैयारी में बहुत टाइम खर्च हुआ है। डेफिनेटली एक बड़ी टाइम कंज्यूमिंग जॉब थी। लेकिन साथ साथ आपको ये बता दूं कि शिकायत जो मिली थी कहीं से भी रात को जमात इस्लामी की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, उसी वक्त वो रिजॉल्व की गई और फॉर्म 11-12 दिए गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्म 11-12 लेने में इन सियासी पार्टियों ने इतनी जल्दबाजी की थी कि रात को 10 बजे के बाद इन्होंने फॉर्म 11-12 का मुतालबा शुरू कर दिया था। और आपको बता दूँ कि इसमें कैटेगरी ज़्यादा है और इसलिए तैयारी में टाइम लगा और जैसे ही तैयार हुए तमाम पार्टी को फॉर्म 11-12 प्रोवाइड कर दिए गए। सर, मगर आपकी तैयारी तो जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जितने पोलिंग स्टेशंस हैं, उसके मुताबिक होनी चाहिए थी। वो रात 10 बजे इसलिए इसरार कर रही थी क्योंकि 10 बजे वो नताइज एक्सपेक्ट कर रही थी। तो आपने ही इलेक्शन की तारीख अनाउंस की, उसके बाद अगर कोई डिले कराना चाह रहा था तो उसको भी आप ही ने मुस्तरद किया। तो आपकी तैयारी पूरी नहीं थी या आपका अमला ट्रेन नहीं था कि उनसे संभला ही नहीं सारा मामला? नहीं, देखिए सर, अमला भी ट्रेंड था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 कराची में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें 57 रिटर्निंग अफसरान थे जो कि असिस्टेंट कमिश्नर और दूसरे वफाकी इदारों के अफसरान थे। उन सब की प्रॉपर ट्रेनिंग थी और जाहिर बात है कराची एक बहुत बड़ा शहर है, एक पॉलिटिकल डाइवर्सिफाइड सिटी यहाँ पर। और इस इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि लोगों को बहुत जल्दी थी रिज़ल्ट लेने की, तो इसलिए उनको इतनी जल्दी थे कि पोलिंग स्टेशन पर जाते ही उनको रिजल्ट चाहिए था। हालांकि अगर बैकग्राउंड देखें तो पिछले 2015 में 3 दिन लगे थे इनिशियल रिजल्ट लाने में। सब तो 2015 में भी तनकीद हुई थी ना, और इसीलिए लोगों का एतराज होता है कि इलेक्शन रिजल्ट मैनेज हो जाते हैं, इसलिए उनको जल्दी थी। आप खुद ही कह रहे 10 बजे के लिए वो कह रहे थे, और शुरू में जहां पर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी उन इलाकों के तो रिजल्ट जल्दी आ गए, तो बाकियों के क्यों रुक गए? क्या बाकियों का अमला ट्रेन नहीं था या क्या वजह थी? पीपल्स पार्टी वाले कैसे जल्दी आ गए जहां पर पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी? नहीं, शाहज़ेब साहब, मैं बताया, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल थी और बहुत ऑर्गेनाइज सेटअप था। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट जो फिक्स की 15 जनवरी, उसी डेट पर इलेक्शन मुनक्किद करवाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से निभाने की। चौहान साहब, सिर्फ मुनक्किद नहीं करने थे, नताइज भी टाइम पर दे रहे थे। पाकिस्तान में नताइज भी कंट्रोवर्शियल होते हैं, इलेक्शन डे भी कंट्रोवर्शियल होता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, इलेक्शन डे पे कंट्रोवर्सी नहीं हुई मगर नताइज में कंट्रोवर्सी हो गई। थोड़ी सी देखिए, थोड़ा हमारे जो सियासी जो लीडरान है यहाँ पे कराची में, उनको थोड़ा बहुत सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए था। मैंने हाफिज़ नईम साहब से रात मैंने बात की थी, उन्हें बताया था कि रिजल्ट तैयार हो रहा है। मैं तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते में था और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कराची में तकरीबन 200 यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के रिजल्ट तैयार हो चुके हैं और थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह 240 यूनियन कमेटीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर वो थोड़ी देर इंतजार भी कर लेते तो 24 घंटे और इंतजार करना पड़ता। अगर वो कल इंतजार कर लेते तो आपने तो आज भी सारा दिन नताइज नहीं दिए। नहीं, देखिए, हमारी तरफ से नताइज की बर वक्त फराहमी हमारी जिम्मेदारी है
और लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज देखें कि इसमें जो स्टाफ इन्वॉल्व था, थोड़ा सा महसूस करें कि 65,000 पोलिंग स्टाफ यहाँ इन्वॉल्व था, जो हफ्ते की सुबह से और तमाम इस तैयारों में मुश्तमिल था, और रात को पोलिंग स्टेशन पे गुजारा, सारे दिन पोलिंग करवाई और फिर रात को रिजल्ट तैयार किया। तो जाहिर बात है एक टाइम तो इसमें लगता है इस एक्सरसाइज में। मतलब तो आप बता देते हैं, लेकिन ना, या तो आप पहले डिफाइन कर देते हैं कि भाई इतना टाइम लगेगा, तो उसी हिसाब से आपसे तवक्को की जाती। आपसे तवक्को थी कि आप कल इलेक्शन होगा, कल नताइज अनाउंस करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो इंतजार करते हैं, वो इंतजार भी करते रह जाते हैं। ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इतना ज्यादा टाइम ले लेंगे और 30 घंटे बाद भी नताइज नहीं देंगे। मैं कल रात को मीडिया पे बिल्कुल ब्रीफिंग दी थी और मैंने सारी मीडिया में ये जो है एयर करवाई थी न्यूज़ के थोड़ा सा इंतजार करें, रिजल्ट तैयार हो रहा है। लेकिन थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी कराची की जो पॉलिटिकल जो इस वक्त जो डायनामिक्स है, तो इस दफ़ा मैंने महसूस किया है कि लोगों को, जो हमारे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है, उनको रिजल्ट की फराहमी का बहुत तेज़ी से इंतजार था। साहब क्यों नहीं होगा चौहान साहब, क्यों नहीं होगा? जो रिजल्ट कंटेस्ट कर रहे हैं 5 बजे पोलिंग मुकम्मल होने के बाद उन्हें नताइज का इंतजार क्यों नहीं होगा? ये नॉर्मल है, उन्हें नताइज का इंतजार ही होना चाहिए। ये कोई अनरीजनेबल तवक्को थोड़ी है। मैं आपको जी शाहज़ाद साहब, मेरी बात से थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जनरल इलेक्शन से इसको कंपेयर कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन में कराची में जो इलेक्शन होती है उसका रिजल्ट रात को 2 बजे तक कानून के मुताबिक दिया जाता है, लेकिन इसमें कैटेगरीज बहुत सारी थी और इस कैटेगरी कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी बहुत सारे थे। मतलब लाड़काना और दीगर इलाकों में लाड़काना और दीगर इलाकों में दही इलाकों की वजह से ताखीर होती है। ये तो कराची था, शहर था, यहां पर ही लेट हो गया। हैदराबाद के नताइज आ गए, दीगर इलाकों के आ गए, कराची में डिले हो गया। नहीं देखें, पोलिंग स्टेशन से आरओ के दफ्तर पहुंचे में ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी होता है, आपको पता है। थोड़ी सी बात समझ देखें मेरी, पोलिंग स्टेशन से आरओ के दफातर में सुबह तक तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान पहुंच चुके थे। 4,990 प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह तकरीबन 5 बजे तक तमाम के तमाम आरओ के दफातर में पहुंच चुके थे, और इस वक्त भी रिटर्निंग अफसरान जो है मुसलसल रिजल्ट की तैयारी में मसरूफ है। हैदराबाद डिवीजन की बात करूंगा जी, मगर चौहान साहब कराची का कल मौसम भी साफ था, मतला साफ था, ना धुंध थी ना बारिश थी, उसके बावजूद ताखीर हो गई। जी बिल्कुल, कराची का मौसम बहुत अच्छा था। मैंने कल लोगों को कहा था कि अवाम वोट डालने निकले, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस दफ़ा बेसब्री का मुजाहरा किया गया और जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया कि रिजल्ट फौरन मिल जाए। मेरे ख्याल में नामुनासिब बात थी। और ये 30 घंटे बाद कह रहे हैं आप, 30 घंटे बाद भी रिजल्ट पूरे ना देने के बाद आप कह रहे हैं कि बेसब्री का मुजाहरा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची की जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है उसके 246 पोलिंग जो है हल्के के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के रिजल्ट तैयार करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी बेसब्री का मुजाहरा क्या, अभी भी शुक्र अदा कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है। इस वक्त हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज़ नईम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपने एक भरपूर कैंपेन की थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लीड भी करेंगे। आपने ये भी कहा कि इस वक्त तक जब नताइज आपके पास आए थे उससे आप लीड करते नजर आते। इस वक्त लग रहा है कि आपको शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलना पड़े अगर आपने मेयर बनना है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। हम नंबर 1 पार्टी के तौर पर शाहजेब सामने आ गए, हमारे पास जो है वो फॉर्म 11 भी मौजूद हैं। अब जब गिनती का अमल एक तो रोक दिया गया, पहला मरहला तो यह है कि फॉर्म 11 लेना ही मुश्किल हो रहा था, बगैर दिए ही भगा रहे थे। वो तो हमने कहा कि भाई रुक जाओ और हर सूरत में लेकर आओ, तब जाकर जो है वो हमारे पास 94-95 ऐसी सीटें हैं इस वक्त राइट नाउ, जिसके तमाम फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद है और हम जीत चुके हैं। 8-10 पे हमारा तनाज़ा चल रहा है। इसका मतलब है कि हमारी 100 के करीब सीटें हैं जो हम क्लेम करते हैं कि हम जीते हुए। 94 तो हैं, वो भी मेरे हाथ में है। अब आपको मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ शाहजेब, हैरत अंगेज तौर पर अभी क्या हुआ है। एक रिजल्ट अनाउंस हुआ है औरंगी का, UC7 का। जमात इस्लामी के नंबर हैं 7,495 और PTI के हैं 2,611, TLP के हैं 1,911 और PPP के हैं 1,397। और यहां से इन्होंने जो RO से रिजल्ट जारी किया है उसमें PPP चौथे नंबर की पार्टी जो 6,000 वोट से हमसे हार गई उसको जिता दिया है। आप बताएं यार, हद हो गई है भाईजान, ये हो क्या रहा है। आप जीते, हमें कोई एतराज नहीं है,
लेकिन आप जीतने नंबर 1 पार्टी को किस तरह से नंबर 2 पार्टी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। ये सिर्फ जमात इस्लामी के साथ नहीं हो रहा। अभी एक और रिजल्ट आया मेरे पास, उस रिजल्ट में भी गुलशन में एक जगह पर ये मसला चल रहा है और जगहों पर ये प्रॉब्लम चल रही है, और ये बार बार जो है नतीजे मौजूद हैं उसको तब्दील कर रहे हैं। इनका पीटीआई का मसला क्या है कि इनके पास तो ज्यादातर लोगों के पास फॉर्म 11 का मसला बना हुआ है। जाहिर है कि उन्होंने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को नहीं किया था, तो उसके नतीजे में इनकी भी 8-10 सीटें मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी अपने खाते में डाल चुकी है। यार ऐसे ना करें। हम कह रहे थे कि आप इलेक्शन कराएं, सही तरीके से कराएं, आप जीते हुए को तो नहीं हरवाएं। जो नंबर 1 पार्टी है उसको तस्लीम करें। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने क्लीन स्वीप किया है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में क्लीन स्वीप किया है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में क्लीन स्वीप किया है, हमने डिस्ट्रिक्ट जो है वो औरंगी टाउन का जो ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का औरंगी टाउन है इसमें स्वीप किया है। आप हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदल रहे हैं। मेन स्ट्रीम शहर की नंबर 1 पार्टी जमात इस्लामी है। पहले तो पेरीफ्रीज में इन्होंने हल्काबंदियों में मसला किया, फिर उसके बाद वहां पर पेरीफ्रीज में तो जाहिर है गोठों और देहातों में मासूम से लोगों पर वैसे ही काबू कर लेते हैं। ये दौरान पोलिंग जो होता है हम फिर भी बर्दाश्त करते रहे कि चलो यार ऐसा ही हर दफा होता है, लेकिन आगे बढ़े प्रोसेस। लेकिन यार अब उस प्रोसेस को भी आप रोक रहे हैं जीतने के बाद। फिर आपकी क्या हिकमत अमली क्या होगी, किस तरीके से अब आप आगे बढ़ेंगे? जाहिर है आपका इल्जाम है कि धांधली हुई है। अगर आप नंबर 2 पर आते हैं तो आप क्या तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, एहतजाज की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? देखें शाहज़ाब, ईमानदारी की बात यह है कि नंबर 2 पे क्या हम नंबर 4 पे भी होते रहे ना, नंबर 3 पे भी होते रहे, तो हमने क्या किया? बात यह है कि जो जीता हुआ है उसको पहले जीता हुआ तस्लीम तो करें। पहला मरहला ये नहीं कि किससे मिलेंगे, पहला मरहला ये है कि पार्टी पोजीशन वाजे हो, फिर उसके बाद पार्टियों से तो बातचीत भी होती है, मिला भी जाता है, नहीं भी मिला जाता, सोलो भी होता है, अपोजिशन भी होती है। लेकिन जो नंबर 1 पार्टी है उसको नंबर 2 पार्टी क्यों बना रहे हैं आप? अपनी अकलियत को अक्सरियत में क्यों बदल रहे हैं? मेरा पहला सवाल और वाहिद सवाल इस वक्त यही है, इलेक्शन कमीशन से भी, हुकूमत से भी, सिंध की और पीपल्स पार्टी से भी, कि ये गेम ना करें। पोस्ट जो इलेक्शन है उसकी रिगिंग है, पोस्ट पोल रिगिंग, उससे आप रुकें। पहले आप चीजों को ठीक करें, फिर उसके बाद बैठकर बात होगी। साहब हमारे साथ एजाज अनवर चौहान साहब थे जो कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध है। उन्होंने कहा पार्टियों ने जल्दी बड़ी की, उन्हें जल्दी फॉर्म 11 चाहिए था, रात 10 बजे हमारे पास आ गए। वो कह रहे इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पर प्रेशर पड़ गया। वो तो उल्टा पार्टियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इनकॉम्पिटेंस है ना। सुबह के टाइम जो है अमला नहीं पहुंचा, सामान नहीं पहुंचा, हमने उसको भी कहा कि चलो यार हंगामी हालात में इलेक्शन हो रहा है, और बहरहाल हो तो गया। आखिरी वक्त तक एम्बिग्यूटी थी, आखिरी वक्त तक जो है वो साजिशें हो रही थी, तो हमने कहा चलो यार इसको कबूल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि 30 पोलिंग स्टेशन है, हर पोलिंग स्टेशन पे 2 या 4 या 6 बूथ होते हैं। इसमें कितनी देर लगती है कि नतीजा तो तकरीबन आधा पौना घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में गिनती हो जाती है। 25% जो है टर्नआउट था, इसमें गिनती हो जाती है। 1 घंटे में आप नतीजा बनाइए और दे दीजिए। हमसे तो कहा जा रहा था ना फॉर्म 11 है ना फॉर्म 12 है, मोहर नहीं लगाएंगे, साइन नहीं करेंगे, ऐसे ही ले जाना है तो ले जाओ। और यही वो टैक्टिक्स होती हैं जिसके नतीजे में पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं बाज, वो ये फॉर्म लिए बगैर आ जाते हैं और बाद में फंस जाते हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तैयारी की हुई है और हम इनको तो एक्सपोज करेंगे। और मैंने तो आपको एक वाज़ेह मिसाल दे दी, मैं इसके सारे जितने भी रिजल्ट हैं फॉर्म 11 के वो कौम के सामने रखूंगा, तो पीपल्स पार्टी को भी समझ में आ जाएगा और इलेक्शन कमीशन को भी समझ में आ जाएगा। ऐसी कितनी सीटें हैं जिसके साथ ये सुलूक किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी पार्टियों, लेकिन आप पीटीआई के 2 ज़ाहिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट, कोरंगी सब में नहीं जीत सके, हमने क्लीन स्वीप किया। लेकिन जहां इनकी सीटें थी वहां तो सिक्योर करनी चाहिए ना, तो उनको भी ये काम एहतमाम करना चाहिए। और अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो सियासी मुखालिफत के बावजूद मैं उनकी हिमायत करता हूं कि जो जीती हुई सीट पीटीआई की है वो पीटीआई के पास रहना चाहिए, जो पीपी की है वो पीपी के पास, और जो जमात की है वो जमात के पास। पहले पार्टी पोजीशन सब अगर तो जो आपके पास नताइज हैं फॉर्म 11, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या शक्ल होती, कितनी पीपल्स पार्टी की होती, कितनी तहरीक इंसाफ की और जमात इस्लामी की कितनी सीटें होती? देखिए तकरीबन हमारी सीटें 100 के करीब हैं। 94 तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो बिल्कुल कंसोलिडेटेड हमारे पास रिजल्ट मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 2-3 जगह पर ऐसा था कि एक पोलिंग स्टेशन का डब्बा ही उठा के एसएचओ साहब ले गए थे प्रिजाइडिंग अफसर समेत, जिसमें हुआ ये था कि नंबर जो पर्चे जारी हुए थे बैलेट, उससे ज्यादा वोट निकल आए। जब हमने एतराज किया तो एसएचओ साहब ये लेके ले गए, उसमें मसला चल रहा है। 2-3 जगह पे और नंबर चेंज हुए, उस पर मसला चल रहा है। 2 यूसियां अभी औरंगी और एक और आई है, इसका मसला चल रहा है। ये 8-10 सीटें ये वाली हो गई। हम समझते हैं कि हम 100 सीटों के ऊपर जीते हैं।
ठीक है, उसके बाद भी हम तो प्रोसीडिंग करना चाहते थे कि कहां कहां पर धांधली हुई थी, तो उसको भी हम उजागर करें। लेकिन ये 100 तो वो हैं जो कंफर्म है। पीपल्स पार्टी की सीटें हमारे हिसाब से सब मिला लें तो आप 70 से 75 से ज्यादा नहीं है। वो ये ज्यादती कर रहे हैं, वो किसी के मैंडेट पर शबखून मार रहे हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन सहूलतकार ही कर रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन का जब वो सही काम करते हैं तो सबसे बड़ा दिफा करने वाला होता हूं, लेकिन अगर वो गलत करेंगे तो हम एहतजाज भी करेंगे, अदालत भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे। और सिर्फ कराची में एहतजाज नहीं करेंगे। अभी अमीर जमात से और मेरी जनरल सेक्रेटरी अमीरुल हकीम साहब से बात हुई है, पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। हम कुछ नहीं मांग रहे, जो जीता है उसको जिता दो, जो हारा है उसको हरा दो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सईद गनी साहब मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सईद गनी साहब, हाफिज नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, साथ में आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी 70-75 बनती थी, उनकी 94, तो उनके पास कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स मौजूद हैं, 100 तकरीबन उनकी बनती थी। आप लोगों ने रिजल्ट्स मैनेज किए हैं, मैनिपुलेट किए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और इस पर वो एहतजाज करेंगे। शायद ये हर आदमी का हक है, अगर वो मुतमईन नहीं है किसी चीज से और उनके पास शवाहिद हैं तो वो बिल्कुल एहतजाज भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम इसलिए बेबुनियाद है कि अव्वल तो अगर हम मैनेज कर रहे होते तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारी सीटें 125 से ज्यादा हो जाएं, ताकि हम सिंगल हैंडेडली अपना जो है मेयर कराची बना लें। वो हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर इस तरह से आसान होता कि जी आप डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर रिजल्ट चेंज कर लेते, तो मेरा अपना भाई एक यूसी से चेयरमैन की सीट पे खड़ा था, हार गया है, शायद मैं उसको मैनेज कर लेता, उसको जितवा देता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीजें मुनासिब नहीं है। बहुत सारे इलाकों में मैं बताता हूं, उन्होंने एक एग्जांपल दी कि औरंगी यूसी 7 जो उनके पास फॉर्म के हिसाब से नतीजा मौजूद था, उसमें जमात इस्लामी को 7,495 वोट मिले थे, पीटीआई को 2,611, टीएलपी को 1,911 और पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर थी 1,397 वोट लेकर। यानी जमात इस्लामी आपके मुकाबले में 6,000 वोट लेकर जीत रही थी, मगर आरओ ने जो नतीजा दिया उसमें आपको जिता दिया है औरंगी यूसी 7 में। वो कह रहे हैं ये हो रहा है। देखिए शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता औरंगी 7 का रिजल्ट सब क्या था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इलेक्शंस का, ये बात मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी शख्स, कोई आरओ, कोई डीआरओ, कोई इलेक्शन कमीशन आज के जमाने में 1300 वाले को 6000 से अगर वो हारा हुआ है उसको जितवा दे। ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरी अपनी यूसी जहां मेरा वोट है, जहां से मेरा भाई वाइस चेयरमैन की सीट पे था, वो जीते हैं, हमने लिए थे 6000 वोट, जमात इस्लामी के 2400 थे। लेकिन जो हमें रिजल्ट दिया गया उसमें हमारे 1880 हैं, जमात इस्लामी के 1300 कुछ थे। हमने उसकी दरखास्त दी कि भाई इसको आप ठीक कीजिए, ये आपका ठीक नहीं है, 12,000 वोट आप खुद लिख रहे हैं कि कास्ट हुए हैं। तो इस तरह की कोई चीज हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नजर में ये बात मुमकिन नहीं है कि 1300 वाले को 7,000 वाले के ऊपर जितवा दें। मैं ये चेक कर लूंगा, ये मेरे पास इस तरह के, चूंकि वो हर यूसी के वोट वाइज रिजल्ट्स नहीं है, तो इसको मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मुमकिन नहीं है जो बात कह रहे हैं। आखिर में ज़रा हुकूमत आपकी है और डिले हुआ मामला, फिर जेयूआई आपकी इत्तेहादी है पीडीएम में, उनके राशिद सुमरो साहब भी इल्जाम लगा रहे हैं कि अपनी मर्जी के ऑफिशियल्स लगवाए गए और जिससे ये सारी की सारी मैनेजमेंट और मैनिपुलेशन की गई है, वो भी आप ही पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए राशिद सुमरो साहब का पीपल्स पार्टी से बहुत पुराना अफेयर और प्यार है, तो वो उनसे ये तवक्को ना करें कि वो पीपल्स पार्टी के हक में कोई बात करेंगे या हमारी किसी बात को बेहतर समझेंगे। उनको तनकीद करनी है वो करें। एक बात बड़ी अजीब है कि जब इलेक्शंस होते हैं, चाहे हुकूमत की मुख्तलिफ महकमों के लोग ही लगते हैं। अब या तो ये हमें बताएं कि जी प्राइवेट लोगों को लगा के इलेक्शन करा दें तो बता दें, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में स्टाफ अमला जो तैनात होता है, ये मुमकिन नहीं है किसी जमात के लिए कि वो सारे के सारे अपने लोगों को लगा दें। मुमकिन ही नहीं, आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, मगर सब इस सारी एक्सरसाइज का फायदा आपको हो रहा है ना। इलेक्शन के नताइज लेट होते हैं और आप जीतते नजर आते हैं, तो फायदा आपको हो रहा है। तो जब फायदा आपको हो रहा है, सूबे में हुकूमत आपकी है, तो उंगलियां भी आप पर उठ रही हैं इलेक्शन कमीशन के साथ साथ कि ये आपके लिए पूरा मैनेज और मैनिपुलेट किया गया है नतीजा। शाहजेब, मैं अभी से नहीं, मेरा ख्याल है मैं पिछले कोई 1.5-2 साल से ये कह रहा हूं कि बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, पीपल्स पार्टी उसकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आएगी। हर ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी यहाँ परफॉर्म कर रही है, हम वोट ले रहे हैं, हमारे वोट दीगर जमातों से ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर आप पूरा ये सीक्वेंस है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के, जिसकी बिना पर हम समझ रहे थे कि लोग हमें वोट देंगे, उन्होंने मेहनत की है। शायद हमारी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं किसी और की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जमातों से बहुत बेहतर है। हमारे लोग निचली सतह पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। कराची शहर में इस वक्त डेवलपमेंट के जितने काम हो रहे हैं, माजी में शायद कहीं नहीं हुए। कराची के हर गली कूची में हम काम करवा रहे हैं। हमने एफर्ट्स किए हैं, हमने 4-5 साल 6 साल मुस्तकिल मेहनत की है कि कराची में अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। अगर उस चीजों जिसमें एमक्यूएम के इल्जाम के मुताबिक हल्का बंदियां भी शामिल हैं। हल्का बंदियां इस तरीके से की गई कि आप जीते, उसमें बड़ी मेहनत की आपने।
पहली बात ये शाहजेब, हल्का बंदियां हुकूमत नहीं करती, हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है आपने किए हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी प्रेस रिलीज दी है कि भाई हमने नहीं किए हैं, हुकूमत ने किए हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी प्रेस रिलीज, लेकिन हल्का बंदी इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। अगर वो इख्तियार हमें दे रहे हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी। उसी के तहत तो आपने हफ्ते को, उसी के तहत तो आपने इलेक्शन डिले करने का कहा था रूल 10 के तहत। सर वो अब एमक्यूएम की हमने फरमाइश पे लिख दिया था, लेकिन हम हर मीटिंग में जब ये बात उठाते थे, हम उनसे बार बार ये कहते थे कि भाई ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उन्होंने की है, उसका एक पूरा अमल है डिलिमिटेशन के खिलाफ अपीलें करने का। इलेक्शन कमीशन में अपील होती है, हाईकोर्ट में अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, सब ने ये अपीलें की हैं, एमक्यूएम ने की हैं। अगर वो समझते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को भी हमने मैनेज किया, हाई कोर्ट को भी हमने मैनेज किया, इलेक्शन कमीशन को भी हमने मैनेज किया, तो भाई अब फिर मैं इसका क्या इलाज में कर सकता हूं। मगर आप उन्हीं यूसीज में जीते हैं ज्यादातर। शाहजेब, मैं आपको बता रहा हूं कि जो हल्का बंदी इस वक्त है, जिसके ऊपर हम इलेक्शन लड़े हैं, वो माजी की हल्का बंदियों से बहुत बेहतर है। ये बार बार टीवी पे मैं कल मुस्तफा कमाल को सुना कि 8,000 10,000 में बना दी और कोई 70 यूसी हमने 90,000 में बना दी। बिल्कुल गलत है। अगर वो यही साबित कर देना कि 10,000 8,000 पे यूसीज हैं और 70 यूसियां कोई 90,000 से ऊपर हैं, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मुझे दिखा दें। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब आपकी हिकमत अमली क्या है? अपना मेयर बनाने की कोशिश करेंगे? तहरीक इंसाफ तो आपके साथ कह चुकी कि नहीं जाएंगे, वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करने के लिए बहरहाल तैयार हैं, आप क्या करेंगे? शायद हम भी अपना पीटीआई के साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं, हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तमाम जमातों के साथ हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी। और ये मैं बता दूं कि राब्ते हमारे मुस्तकिल उनके साथ रहते हैं और इख्तलाफात के बावजूद हम बैठ के बातचीत भी करते रहते हैं। जमात इस्लामी को भी कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, उनको अच्छी खासी सीटें मिली हैं, और ये मैं समझता हूं कि हमारा फर्ज भी बनता है एज ए मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी कि हम उनसे डायलॉग करें और हम कोई रास्ता निकालेंगे। अब क्या उस पर जाके कंक्लूजन होता है, किस बात पे हम इत्तफाक करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम रब्ता करके मीटिंग्स करके बात करेंगे और मुख्तलिफ जो ऑप्शन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। सैयद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आखिर ये हुआ क्या है, सारे के सारे मामले को हमारे नुमाइंदे कवर करते रहे। जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्शन कमीशन ने कैसे लेट किया, पीटीआई को कैसे एक मायूस कुन नतीजा देखना पड़ा, इस सब के हकाइक आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। किस हद तक धांधली के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? जो कुछ होता रहा, जो कुछ देखा गया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया, रिपोर्टर्स कवर करते रहे, आपकी बड़ी गहरी नज़र रही। किस हद तक ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जी हर आरओ के पास 5-5 यूनियन काउंसिल्स हैं, किसी एक जगह का भी ना आए नतीजा तो बड़ी देर हो जाती है। 20-20 पोलिंग स्टेशन हैं, 4 वार्ड हैं। किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि धांधली के इल्ज़ामात अब हर जगह से लग रहे हैं कि धांधली हुई, नहीं हुई या सिर्फ मिसमैनेजमेंट हुई। देखिए, इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद रिजल्ट मुरतब करना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। इस दफ़ा ठीक है आरटीएस नहीं था, आपने मैनुअली जो है वो इलेक्शन कंपाइल किया है, लेकिन इतनी ताख़ीर जो है वो लाजमी सवालात उठा रही है। और ये एक इशू भी है। हमने कल रात जब ये देखा कि जब पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट जो है वो निकल गए और पोलिंग एजेंट्स को जो है वो फॉर्म्स 11 नहीं दिए जा रहे थे, उस वक्त भी एक इशू उठा सियासी जमातों की जानिब से। बहुत शोर मचाया गया इसके ऊपर कि पोलिंग एजेंट को कम से कम फॉर्म 11 तो दिए जाएं। बिल्कुल वही माहौल था जो इलेक्शन 2018 में तक फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा था पोलिंग एजेंट्स को। फिर जब ये पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स लेकर आरओ ऑफिस में, डीआरओ ऑफिस में पहुंच गए, तो वहाँ पर हमने एक और अजीब चीज़ देखी। वो ये थी कि जनाब मीडिया को डीआरओ ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया, उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी। ये वो चीज़ें हैं जो सवाल उठा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर रिजल्ट्स के आने का सिलसिला रुक गया। इस दफ़ा तो कोई आरटीएस सिस्टम भी नहीं था जो आपका बंद हो गया हो। इस दफ़ा तो नॉर्मल आपके इलेक्शन हो रहे थे, मैनुअल ही कर रहे थे, रिजल्ट्स आते रहते तो ये सारे सवालात ना उठते और आवाम में ये तशवीश की लहर ना आती कि आखिर रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा हो, क्या वाकई धांधली हो रही है। और धांधली के जो इल्ज़ामात हैं उनमें यकीनन मज़ीद इजाफा भी होगा कि जब आप रिजल्ट जो है उनमें मज़ीद ताख़ीर करेंगे। तो ये एक इशू ज़रूर है और सियासी जमातों की जानिब से जो आवाज़ उठ रही है वो ये आवाज़ उठना काफ़ी हद तक बजानिब भी हैं कि देखें जो हल्का बंदियाँ थीं उनके ऊपर पहले इल्ज़ामात लगे। फिर ये जो हुई, फिर अगर धांधली हुई और नताइज को डिले किया गया तो वो फिर जमात इस्लामी के खिलाफ हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा हुआ? डेफिनेटली। देखें, सबसे पहले तो हल्का बंदियाँ जो हुई थी उनकी वजह से जो है एमक्यूएम बाहर हुई, उसने उन हल्का बंदियों को तस्लीम नहीं किया, तो सबसे पहली जमात जो कराची की नुमाइंदगी का दावा करती आई है वो बाहर हो गई। फिर जमात इस्लामी और पीपल्स पीटीआई जिसने इन हल्का बंदियों के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसको जो है वो दूसरी तरीके से जो नुकसान पहुँचाया। अगर कोई धांधली जो है जिसके इल्ज़ामात काफ़ी हद तक सामने आ रहे हैं, तो अगर वो इल्ज़ामात हैं और धांधली हुई है तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को ही उसका हमें फ़ायदा साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी के पास जो है ज़ाहिर इंतज़ामी मशीनरी है, उसके पास
रियासती मशीनरी है जिसका उसने इस्तेमाल किया है, साफ नज़र भी आया है। खान साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर धांधली का भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर अपनी तंजीम जो है उसकी कमज़ोरियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा रिलाई किया कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से हमें वोट मिल जाएगा, और ज़्यादा अच्छी कैंपेन नहीं की? क्योंकि कहीं कहीं तो खुद पीटीआई के वोटर सपोर्टर ये एतराज़ करते नजर आए कि पोलिंग एजेंट ही नहीं थे हम जब वोट कास्ट करने गए। क्या वाकई तैयारी अच्छी नहीं थी? क्योंकि खान साहब खुद भी मान रहे हैं तंजीम की कमज़ोरियों को। ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस बात को मान रहे हैं। देखिए, कराची से जो बज़ाहिर हमें अभी तक ये नज़र आ रहा था कि पीटीआई का जो मेयर का कैंडिडेट हो सकता है वो खुर्रमशर जमान था, वो खुर्रमशर जमान अपने ही उसी से हार गए। जो दूसरा मेयर का कैंडिडेट था वो जब्बार कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता था कि वो मेयर के कैंडिडेट होंगे, वो भी अपनी यूसी हार गए। देखिए, 14 अरकान असम्बली और 21 सूबाई असम्बली के अरकान के बावजूद पीटीआई कराची में वो डिलीवर नहीं कर सकी जो उसे डिलीवर करना चाहिए था। हमें पीटीआई के दौरे हुकूमत में कॉस्मेटिक इक़दाम तो बहुत नज़र आए, लेकिन सर्कुलर रेलवे ले लें, K4 का प्रोजेक्ट ले लें, और जैसे और कई मंसूबे जो हैं उनके ऊपर पीटीआई ने वो डिलीवर नहीं किया जो कराची से इतनी बड़ी तादाद में अक्सरियत हासिल करने के बाद जो है पीटीआई को करना चाहिए था। तो डेफिनेटली इसमें तंजीम की भी कमज़ोरी, और बिल्कुल ठीक बात है कि जो इमरान खान का एक शहर में मुब्तला नौजवान है वो तो शायद वोट डालने के लिए निकल गया हो, लेकिन जो तंजीमी कमज़ोरियाँ हैं वो बहुत वाज़ेह अंदाज में सामने आई हैं, और हमें ये नज़र आया। खुर्रमशर जमान का हारना इस बात का सबूत है, जब्बार कुरैशी का हारना इस बात का सबूत है, और जाहिर है जब एक बाइकआउट हुआ है, बाइकआउट के बाद तो ये होना चाहिए था कि बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई को जो है वो अक्सरियत मिलती, लेकिन हमें कराची में ये होता हुआ नज़र नहीं आया। 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में बिल्कुल अलग रिजल्ट है, पीटीआई के हक़ में नहीं है किसी भी तरह से। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। कौमी सतह पर भी आज बहुत कुछ हुआ है। इमरान खान साहब ने कुछ नए दावे किए हैं, कुछ नई बातें की हैं, इंदिया दिया है कि कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। नून लीग क्या सोच रही है, बात करेंगे इसके बाद। मुल्की सियासत में तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पंजाब असम्बली टूट चुकी है और वहाँ निगरां हुकूमत पर बातचीत जारी है, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटने वाली है। और ऐसे में इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी का इशारा देकर शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने का दावा कर दिया है। आज लाहौर में इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है, हम शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। शहबाज हुकूमत बुरी तरह फंस गई है, हम निगरां सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया है, नून लीग के MNAs राब्ते में हैं, पहले उनका टेस्ट करेंगे फिर शामिल करेंगे। हम असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज से मिलकर निगरां सेटअप बना लेंगे, रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। इमरान खान के कौमी असम्बली में वापस आने की बात के जवाब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फिलहाल तो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे दे चुके हैं जो कासिम सूरी ने मंजूर कर लिए थे। इमरान खान साहब आएंगे पार्लियामेंट में? फिलहाल तो उन्होंने रिजाइन किया हुआ, सूरी बैठा हुआ था, उसने वो सारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी किए थे। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आप वैसे दावत देते थे कि जी असेंबली में वापस आएँ, बैठकर बात करें, वो कह रहे थे हमारे इस्तीफे हो गए, आप कबूल नहीं कर रहे थे, सिर्फ चंद इस्तीफे कबूल किए, अब वो वापस आने का कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कासिम सूरी वाले इस्तीफे हो गए थे। देखिए, कासिम सूरी जो है ना वो रिकॉर्ड के ऊपर उसकी आवाज़, उसका हर चीज़ प्रोसीडिंग्स में शामिल, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके तमाम जो है इस्तीफे जो है मंजूर किए जाते हैं, ये उसने कहा हुआ है। उस रात जो लेजिस्लेशन उन्होंने की, उस रात जो उन्होंने जो भी वारदात की, वो सारी की सारी रिकॉर्डेड है। मैं उसकी तरफ रेफर कर रहा था। लेकिन देखें, ये वही रिपीट है 2014 वाला, उसमें भी ये ख्वार होके, जलीलो ख्वार होके ये लोग वापस आए, और हम सारा दिन जो है कोशिश करते रहे कि ये कोई हंगामा ना हो। और इसने बाहर निकल के इमरान खान ने तकरीर की थी कि ये डाकुओं की असेंबली है, चोरों की असेंबली है, और इंटरवल के बाद दोबारा जब ये वापस आए हैं ना, तो उसके बाद वो मैंने बात की थी कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम फिर वापस आ गए हो जो। तो अब ये वापस आएगा तो मेरा हक बनता है ना, फिर मैं तकरीर करूँ। आप बताएं मुझे साहब, मगर आप लोग दावत भी तो दे रहे हैं ना कि वापस आएँ, असेंबली में बैठकर बात करें, अब आ रहे हैं तो आप वेलकम नहीं करेंगे? वो तो पहले भी हम कहते थे, लेकिन ये हमारे इनविटेशन का इंतजार कर रहे हैं। ये क्यों का मेरा मतलब है, आज इनको असेंबली से गए हुए तकरीबन 10 महीने हो गए हैं इस्तीफे दे हुए, और बार बार इनके बयान जो है रिकॉर्ड के ऊपर शाज़ेब मौजूद हैं कि हम असेंबलियों में नहीं जाएंगे, किसी सूरत में ही जाएंगे। हम ये टैक्टिक्स जो हैं अगर बदल रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर जिस तरह ये सलूक करेंगे, ये जिस तरह ये जो भी बातें करेंगे या बिहेव करेंगे, उसी तरह का आगे से जवाब मिलेगा।
मगर ख्वाजा साहब वो ये भी कह रहे हैं कि वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, वो एक हिकमत अमली के तहत आने का सोच रहे हैं। एक तो निगरान सेटअप है, दूसरा वो शहबाज शरीफ साहब की आपकी हुकूमत की नींदें हराम करने की बात कर रहे हैं, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, उसके बाद रन ऑफ की भी कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी होगी, नून लीग के लोग राब्ते में MNAs बकायदा तौर पर परख कर लेंगे, वो सारी बातें कर रहे हैं। ये जब वहाँ पे आएंगे फिर देखेंगे कि क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो क्या अनफोल्ड होगा वो भी सबको पता लग जाएगा। हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है अगर लेते हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब खुद लेते हैं, तो उसकी एक अपनी जो है अपनी एक अहमियत है, उसकी एक अपनी फोर्स है, उसका एक अपना जो है जो एक ऑथेंटिसिटी जो है होगी उस चीज़ की। तो ये उसके बाद जो करेंगे देखी जाएगी, उसका भी तोड़ कर लेंगे। लेकिन देखें ये जिस कॉन्फिडेंस से ये बातें करते थे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें अब भी कर रहे हैं, मैं इनकी दाद देता हूं कि बावजूद तमाम तर बातों के अपनी औकात पता लगने के, ये फिर भी इनके पास एक कॉन्फिडेंस ज़रूर है। अब कराची में जो कुछ हुआ है, मैं 22-23 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं, 14 सीटें जो है ना इनकी नेशनल असेंबली की हैं। वहाँ पे ये जो है अभी तक 205 के रिजल्ट आए हैं और 37 इनको सीटें वहाँ पे मिली हैं। इनके पोलिंग एजेंट नहीं थे वहाँ पे, कि कोई उनको वोट इनके वोटरों को कोई एंटरटेन करने वाला भी नहीं था और वोटर गए भी नहीं। इनका इतना कॉन्फिडेंस था। ये सारा कॉन्फिडेंस जो है कराची ने मलिया मेट कर दिया है। आज उन्होंने इनकी 14 सीटें किस तरह मिली उसमें नहीं जाते, 23 सीटें किस तरह मिली उसमें नहीं जाते, लेकिन इनकी प्रेजेंस जो है, नंबर मौजूद हैं, जिस तरह भी इन्होंने अटेन किए नंबर, बेईमानी के साथ, धांधली के साथ, स्पॉन्सरशिप के साथ, RTS के साथ, उन सब में जो है आज जो वहां पे नतीजा निकला है, जमात इस्लामी जिसकी एक सीट है नेशनल असेंबली में, इनकी तकरीबन 125 के करीब सीट है। मगर जमात इस्लामी में हाफिज नईम साहब ने कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त की और यहाँ पर तंजीम इनकी कमज़ोर है, जिसको आज इमरान खान साहब ने भी कबूल किया। आपका मुकाबला तो पंजाब में है, वहाँ उनकी तंजीम भी तगड़ी है और मुकाबला भी तगड़ा है, तो आप कहीं कॉन्फिडेंस तो नहीं ले रहे हैं कराची में तहरीक इंसाफ की शिकस्त से? नहीं जी, हम कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे। हम जो अपने हमारी असेसमेंट है, जो रियलिस्टिक असेसमेंट होगी उसके हिसाब से सारा कुछ करेंगे। हमारी भी जो नब्ज पे हाथ है अवाम की, हम को नया काम नहीं कर रहे, पुराना इस दश्ती स्याही में जो है हमारा टाइम गुजरा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ओवर कॉन्फिडेंस किसी सूरत में भी होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस जो है हमेशा बड़ा लीथल होता है, किसी को भी हो जाए। तो हम मार्जिन रख के सारी बातें देख रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिनको हम ओवरकम ना कर सकें। वैसा मगर मुझे साथ में भी बताएगा कि फिर वजीर आजम पहले भी खुद भी एतमाद का वोट ले सकते हैं सदर के कहने से पहले, और आपका ये कॉन्फिडेंस है कि चले MKM ने तो कह दिया वो आपके साथ खड़े हैं, मगर जो एक दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं इमरान खान साहब के आपके MNAs उनके साथ राब्ते में है, तो आपकी मेजॉरिटी होगी, 172 का नंबर पूरा कर पाएंगे वजीर आजम? देखिए मेरी एक बात सुने, हमारा एक वोट जो है नहीं टूटा इसमें प्रोविंशियल असेंबली में जो भी हुआ है 2-4 रोज पहले, एक वोट नहीं टूटा, बावजूद इस बात के कि हमारे वहाँ पे ऐसे मामला थे जिनकी वजह से हमें खतरा हो सकता था कि हमारा वोट टूटेगा। अगर प्रोविंशियल असेंबली में कोई नहीं टूटा, ये नहीं ले सके, वहाँ भी 4 साल इन्होंने हुकूमत की है, तो यहाँ तो हमारी इस वक्त अपनी हुकूमत है, तो ये वोट किस तरह टूटेगा जी? एक वोट की एक्सरियत से ये जीते हैं, वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इन्होंने डिफीट किया है, मूव जो है एक वोट से किया है। इनके वोट टूटे हैं, इनके वोट कम से कम 6-7 वोट टूटे हैं। आप देख लें, मैं आपको गिनवा भी देता हूं। 191 में से 186 थे, 5 कम हुए, 5 वोट टूटे हैं, इनके 5 वोट टूटे हैं। हमारा अल्लाह के फजल से कोई नहीं, मैं एक दिन वहां पे गया था, बाई चांस ही वहां पे गया था, उस वक्त भी 176 लोग बैठे हुए थे, हमने गिने थे। अच्छा, मगर अगर हमजा शहबाज खुद ग्राउंड में होते या नवाज शरीफ होते, क्योंकि यहाँ से इमरान खान साहब थे, आप समझते हैं कि फिर फर्क पड़ता? फर्क पड़ना था, जरूर पड़ना था। हमजा वहां पे होते तो जरूर फर्क पड़ना था। मैं बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक करना। आइंदा की सियासत 13 सीटों का जो इलेक्शन हुआ था हमारा, मैं 13 सीटों का इलेक्शन हुआ था, अगर उस कैंपेन में भी हमारी पार्टी की प्रेजेंस होती, हमजा वहां पे होते, तो फिर भी फर्क पड़ना था। जो 13 सीटों पे 7 या 6 या 8 सीटों पे जो है इमरान खान जीते हुए।
सब फिर उन्हें कौन लेकर आएगा, या वो जब भी आएंगे जब चीफ मिनिस्टर बनने का चांस होगा? और नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? ये नवाज शरीफ साहब तो देखिए, नवाज शरीफ साहब तो हमारा इंतजार कर रहे हैं ना कि हम उनको जो लीगल कवर को ऐसा प्रोवाइड करें, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इंसाफ की उनको गारंटी दें कि हम यहाँ पे हुक्मरान हैं, पर हमारी हुक्मरानी के दौरान जो है वो ये नहीं कि कानून को तोड़ा मोड़ा जाए या अदलिया से कुछ खुदा न खास्ता जो है वो फेवर ली जाए, जिस तरह माजी में होता रहा है। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया गया था, वो अदलिया ही थी ना जिसने कन्विक्ट किया था मियाँ नवाज शरीफ को। वाशिद मलिक कौन था? वो अदलिया का हिस्सा ही था ना। तो ये इस किस्म की सिचुएशन से हम जो है ना थोड़ा सा मोहतात हैं, जिसकी वजह से डिले हो रही है। मैं तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश या मेरे जैसे लाखों जो मियाँ नवाज शरीफ के करोड़ों चाहने वाले हैं, उनका तो ये ख्वाहिश है कि कल आ जाए मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पे। मरियम आ रही है तो उससे फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त, अल्लाह।